प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में यानी कि जो 2022 में पेपर हो चुका है, इस पेपर का हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से जितने भी बोर्ड एग्जाम के पेपर हो चुके हैं उन सब का कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने हिंदी का और भौतिक विज्ञान का कंप्लीट सोल्यूशन यानी जो प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हो चुके हैं उनका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी तक अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाइए और ज़रूर उसको चेक करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास 2022 का रसायन विज्ञान का पेपर है जिसका संकेतांक दिया गया 347 GH। ठीक है, जिसमें आपको समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, ये जो 15 मिनट है आपको नाम और रोल नंबर भरने में आपको दिया जाता है और 3 घंटे का पेपर होता है। और यहाँ पर जो पूर्णांक है 70 नंबर का पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया कि निम्न प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि प्रति एकक कोष्ठिका में दो परमाणुओं की कुल संख्या रहती है, यानी कि प्रति एकक कोष्ठिका में किसमें आपके 2 परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया ये ठोस अवस्था चैप्टर से दिया गया है, जो कि इस बार कट गया है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा वो दूसरा नंबर सही होगा। ठीक है, यानी अंतः केंद्रित घन एकक कोष्ठिका में 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaH घुला है तो विलीन है, तो विलय की मोलरता क्या होगी। ठीक है, विलय की मोलरता का सूत्र भी मैंने मोलरता और मोललता की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से सूत्र के द्वारा आप हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 0.437 मोल प्रति लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई यानी मात्रक क्या है, तो इसका जो है होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी S इनवर्स यानी सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। जल अपघटन जब कराते हैं तो जो बेंजेमाइड होता है वो बेंजेल्डिहाइड बनाता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अंगा वाले में। तो ये एक अभिक्रिया दी गई है और इस अभिक्रिया में आपसे पूछा जा रहा है, ये नेमिंग अभिक्रिया है और इसमें से कहा जा रहा है कि ये जो अभिक्रिया है ये किसकी अभिक्रिया है। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका ठीक है ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है RNA में उपस्थित क्षारक। RNA में जो उपस्थित जो क्षारक होता है साइटोसिन यूरेसिल होता है, और यहाँ पर इतना तो कंफर्म है कि ये उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पे ये इन चीज़ों कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने ऑप्शन इसका विकल्प चेक किया है तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं दिया है, इसमें से कोई नहीं मिल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि इसका जो ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा क्योंकि RNA में साइटोसिन यूरेसिल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये आपका विकल्प नंबर 4 सही होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, इसमें प्रश्न नंबर 2 के क में देखिए लिखा गया है सिल्वर CCP जालक, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना ये ठोस अवस्था चैप्टर का है, यानी कि जो आपका इस बार यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका कट गया है, तो इसको हम लोग सोल्यूशन को नहीं देखेंगे। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं। विलय के वाष्प दाब पर मोल प्रभाज्य में अपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध बताइए। तो मैंने मोल प्रभाज्य का यानी कि मोल प्रभाज्य की वीडियो मैंने यानी कि चैनल पर अपलोड कर दिया है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका सलूशन मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये अभी अपेक्षिक अवनमन का प्रोवाइड नहीं किया तो इसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है,
आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। तो मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, इसकी कंडीशन होती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की, इसमें जो दाब होगा यानी प्रेशर जो होगा वो आपको 1 atm लेना है, यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब लेना है। और जो ताप लेना है आपको 25 डिग्री सेल्सियस लेना है। और जो विलयन की जो सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपको 1 मोल लेना है। तो ये तीनों कंडीशन मिल करके क्या बनाते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, यानी कि मानक के रूप में इसको बनाते हैं। तो आप केवल इतना आपको ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी मानक बनाने के लिए, ठीक है। इसमें है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है ये क्या होता है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों के विभव के मान को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर समझिएगा कि इसमें हम क्या करते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में कि एक बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में हम क्या करते हैं, कोई एक विलयन भर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्लेटिनम धातु का तार लेते हैं और इसके नीचे प्लेटिनम धातु की एक प्लेट लेते हैं। ये प्लेटिनम धातु का तार होता है और ये प्लेटिनम धातु की प्लेट होती है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि एक नली के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो होता है हाइड्रोजन गैस जो होता है ये क्या होता है, इस पर धातु यानी जो प्लेटिनम धातु की जो तार है इस पर आकर के ये चिपक जाता है। तो ये पूरा हमारा एक इलेक्ट्रोड का कार्य करने लगता है, ठीक है। तो यही हमारी क्या कहलाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, किसी अन्य इलेक्ट्रोड का मान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें हमें किसी अन्य इलेक्ट्रोड का विभव का मान ज्ञात करना होता है तो हम इसके साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और उसके साथ एक क्या करते हैं, वोल्टमीटर के साथ जोड़ देते हैं। तो जो वोल्टमीटर में रीडिंग दिखाता है, ठीक है, जो वोल्टमीटर में रीडिंग दिखाता है वही हम मान लेते हैं कि उस इलेक्ट्रोड का क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझा दिया है, इसकी वीडियो मैं अच्छे से अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ये चीज़ें। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला जो है यहाँ पर घ वाले में इसमें कह रहा है विद्युत अपवहन की उपयोगिता है। तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये कोलाइडी विलयन जो चैप्टर था यानी कि पृष्ठ रसायन जो चैप्टर था उसका ये क्वेश्चन है जो कि ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको नहीं देखेंगे। ये भी आपका जो प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे कहा गया है स्टोइकियोमेट्रिक दोषों को सचित्र समझाइए, ठीक है। ये भी आपका ठोस अवस्था चैप्टर का, जिसमें हम लोग फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष, रिक्तिका, ये सब जो दोष होते थे इनको हमने जो पढ़ा था वो आपको इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। अगर आपको ये जानकारी चाहिए इसके बारे में तो मैंने इसकी वीडियो बना रखा है और चैनल पर अपलोड भी कर दिया है, तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि यानी कि जो विधियाँ हैं उसकी कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, यूट्यूब पे दे दिया है, यानी चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको देखना होगा तो आप उसको चेक कर लीजिएगा चैनल पे जाकर के, और इसका लिंक मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने ये अभिक्रिया करा रखा है तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो एक दंतुर लिगेंड में क्या होता है, केवल एक दाता परमाणु होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी यानी कि जो उप सहसंयोजक यौगिक होता है उसमें जो लिगेंड होता है वो क्या होता है कि एक, यानी कि एक दंतुर में क्या होता है, एक दाता परमाणु होता है। एक दंतुर का मतलब होता है दांत, यानी कि जिस तरह से हमारे दांतों के बीच में एक जीभ होती है उसी तरह से उप संयोजक यौगिक में क्या होता है, एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है और उसी में क्या होता है कि एक लिगेंड होता है, ठीक है। तो इसकी भी मैं वीडियो कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगा लिगेंड के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप चेक कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। यानी कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आप जान रहे हो कि जो ग्लूकोज होता है उसका भी सूत्र C6H12O6 होता है, ठीक है। और फ्रक्टोज का भी सूत्र यही होता है, फ्रक्टोज का C6H12O6 होता है, यही होता है, ठीक है। तो इसकी जो संरचना होती है यहाँ पे देख रहे हो कार्बन की संरचना कितनी छठ है। तो इसकी संरचना बनाए तो ये हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 ये 6, ठीक है। अब इनके साथ हमें क्या करना है, HO जोड़ देना है
और इसके जो नीचे होता है, इसके नीचे इसको हम H यानी इसको हम लिख देंगे CH2OH। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके साथ यहाँ पर अगर हम इस साइड यानी दाएं साइड OH समूह जोड़ेंगे तो इधर आपको H जोड़ना होगा, और जब इधर H जुड़ गया तो इधर आपको क्या करना, अब इसी को उल्टा कर देना। तो इधर आप H जोड़ दीजिए, इधर OH, फिर यही क्या करिए, इधर OH जोड़ दीजिए और इधर H जोड़ दीजिए, और फिर इधर आपको क्या करना, OH ही रहने देना है और यहाँ पर H रहने देना है। तो ये आपका किसका सूत्र हो जाता है, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज होता है लेकिन हम लोग ग्लूकोज पढ़ते हैं। और फ्रक्टोज के लिए संरचना जो होती है, फ्रक्टोज के लिए वही सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है इसमें फ्रक्टोज के लिए यहाँ पर फ्रक्टोज लिख दो, फ्रक्टोज या फ्रक्टोज। ठीक है, इसकी संरचना अगर बनाए तो यहाँ पर जो संरचना में होता है इसका सूत्र, यहाँ पर पहली बात तो ध्यान रखें कि इसमें भी 6 कार्बन, तो 6 कार्बन बना लीजिए पहले। ठीक है, 6 कार्बन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो होता है CH2 होता है और OH होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा होता है। और यहाँ पर जो होता है ये केवल डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और इधर क्या होता है H जो होता है, यहाँ पर केवल क्या होता है H होता है। ठीक है, यहाँ पर H होता है और इधर क्या होता है OH। अब इसी का उल्टा कर दीजिए तो इधर ये हो जाएगा OH और इधर क्या हो जाएगा H हो जाएगा। ठीक है, अब इधर भी क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, और इसके लास्ट में क्या होगा, ये CH2 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। तो ये जो फ्रक्टोज की हमें संरचना प्राप्त हुई है, इसमें एक प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि ये देख रहे हो कि ग्लूकोज का हो गया और ये फ्रक्टोज की संरचना हो गई है। ठीक है, लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनकी संरचना में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अंतर देखो, ग्लूकोज में जो ये पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन पर हमें क्या जुड़ा है, यहाँ पर एल्डिहाइड समूह जुड़ा है यानी CHO जुड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कार्बन 1 पर एल्डिहाइड समूह। ठीक है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। और कार्बन 2 पर आप देखो, कार्बन 2 पर ये दूसरा कार्बन है, तो यहाँ पर क्या OH है, तो OH किसका है, एल्कोहल समूह है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बन 2 पर एल्कोहल समूह उपस्थित है, एल्कोहल समूह उपस्थित है। ठीक है, ये पहला अंतर हो जाएगा, और ये दूसरा, ये इसको मान लो संरचना को मान लो ये पहला है और ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा, क्योंकि इनकी संरचना में भी आप अंतर दिखा सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे फ्रक्टोज में देखिए क्या अंतर है। फ्रक्टोज में देख रहे हो कार्बन पहले पर, यहाँ पर क्या आपको समूह कौन सा उपस्थित है, यहाँ पर देख रहे हो लास्ट में सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा है। तो इसका मतलब कि फ्रक्टोज में कार्बन नंबर संख्या 1 पर जो एल्कोहल समूह उपस्थित होता है, एल्कोहल समूह। ठीक है, एल्कोहल समूह इस पे क्या होता है, उपस्थित होता है। ये पहला अंतर हो जाएगा। दूसरा अंतर जो हो गया है, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। तो कार्बन 2 पर देख रहे हो कि कौन सा समूह उपस्थित है, कीटोन समूह। तो यहाँ पर लिख देंगे कार्बन 2 पर कीटोन समूह उपस्थित होता है, समूह। ठीक है, कीटोन का यही फार्मूला होता है। ठीक है, ये कीटोन का क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, तो ये दो अंतर हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा यानी कि आपका तीसरे वाले क्वेश्चन यानी घ का पूरा कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्न अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। चलिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है, हर बार इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि पहली बात तो यहाँ पे जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है यानी कि चौथे का क, ठीक है, इसका सलूशन देखना है। तो ये आपका जो दिया गया 1.1 वोल्ट, ये है E0 सेल का मान। ठीक है, ये कितना दिया है, 1.1 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है गिब्स ऊर्जा की गणना करिए। ठीक है, यानी कि डेल्टा G0 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है डेल्टा G0 बराबर -NF E0 सेल। ठीक है, ये सूत्र होता है गिब्स ऊर्जा का मान निकालने के लिए। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर जो N है
ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं कितना नहीं, ठीक है। और ये जो होता है जो एफ क्या है, ये फैराडे नियतांक होता है। तो फैराडे नियतांक का जो मान होता है एफ का मान 96,000 कूलाम होता है। ये फिक्स मान होता है, इसको आपको याद रखना होगा। तो यहीं पर मान रखिए तो हो जाएगा यानी डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन का मान देखो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एनोड पर जो होता है, एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है इसमें देख रहे हो कि इधर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इधर कितने, 2, यानी कि इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, तो इसका मतलब कि इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर एक भी नहीं है, तो इसका मतलब इधर कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये अपचयन हो रहा है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का अपचयन हो रहा है, यानी कि एन का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर एन बराबर कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान आप रखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन का मान 2 गुणे एफ का मान 96,000, ठीक है, 96,000 और ई नॉट सेल का मान 1.1। जब इसका आप गुणा करा दोगे ना, गुणा करा के आप चेक कर लीजिएगा, इसका जब गुणा कराएंगे तो यह जाएगा -212 फिर 300, ये पूरा इतना मान हो जाएगा, ठीक है। ये 300 हो जाएगा, ये वोल्ट में। अगर इसी को हमें क्या करना है कि अगर इसी को हमें जूल, ये वोल्ट में नहीं होगा, जूल में होगा, क्योंकि इसका जो ऊर्जा निकालना है तो जूल में होता है। इसी को हमें किलो जूल में चेंज करना होगा, तो इसी को हम क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बराबर -212.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा, पेपर में 100% आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी 3 नंबर में, लेकिन होता है बहुत ही आसान, ठीक है। चलिए अगला हम लोग अभिक्रिया देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर चौथे कक्षा में देखिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हट गया है, क्योंकि विद्युत कण संचलन और स्कंदन ये आपका पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर का, तो जो कि आपको इस बार सिलेबस से हटा दिया गया, तो इसको नहीं देखेंगे, इसका मैं अलग से वीडियो दे दूंगा ग का। लेकिन अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 के घ का आंसर देखेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इससे हमें ग्लूकोज की जो सूत्र होता है उसके साथ इसकी अभिक्रिया करानी है, यानी NH2OH, और दूसरा का HCN के साथ, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस समय लाइट के कट गई, थोड़ी सी वीडियो अगर क्लीन नहीं आएगी लास्ट में तो अपनी वीडियो की क्वालिटी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्लूकोज का ये सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए मैं बना रहा था तो तब तक उस समय लाइट कट गई, तो इसलिए फिर से मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे CHO, फिर सिंगल बॉन्ड CHOH, यहाँ पर इसका होल 4, और यहाँ पर जो होता है CH2OH होता है। ये भी हमारा क्या होता है ग्लूकोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज की संरचना का सूत्र होता है। और इसका हमें किसके साथ कराना है, NH2OH के साथ, NH2OH के साथ इसकी अभिक्रिया करानी है। तो यहाँ से देख रहे हो कि जो हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, जो क्या है कि जुड़ करके यानी जल बना करके क्या होंगे, साइड से बाहर निकल जाएंगे। ये साइड प्रोडक्ट, यानी यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, तो जल बना लेगा। और बचा क्या, यहाँ से देखो N बचा और OH बचा, तो ये क्या होंगे, यहाँ से जब ऑक्सीजन हटेगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड खुलेगा, तो ये क्या होगा N और ये OH इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए CHOH इसका होल 4, और यहाँ पर बचा है आपका क्या, यहाँ पर बचा है CH, और यहाँ से डबल बॉन्ड जो जाएगा NOH जुड़ जाएगा, NOH जुड़ जाएगा, और नीचे लास्ट में वही का वही रह जाएगा, यानी कि ये हमारा अभिक्रिया हो जाएगा। तो ये जो बना हमारा, इसी को हम कहते हैं, ये जो बना इसी को हम कहते हैं ग्लूकोज मोनोऑक्सीम, ठीक है। ये जो बना इसी को हम कहेंगे ग्लूकोज मोनोऑक्सीम, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहले का। दूसरे में कहा जा रहा है कि HCN के साथ अभिक्रिया कराइए इसी ग्लूकोज की संरचना के साथ। तो इसी को हम ग्लूकोज की संरचना कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं O और इसको लिख सकते हैं H, यानी इसी को हमने चेंज कर दिया। और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं CHOH का होल 4, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2OH।
किसके साथ अभिक्रिया करानी है, HCN के साथ। तो HCN के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोजन, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा H, ठीक है, तो ये हो जाएगा OH, और ये जो CN है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये CH है तो इसको CH इस तरह से लिख दीजिए, और ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तोड़ करके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा OH, और अभी एक बॉन्ड फ्री है तो वहाँ पर ये जा कर के CN जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CN, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं सेम नीचे वैसे की वैसे ही हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा नीचे का वैसा ही लिख दीजिए होल 4, और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचा इसी को हम जो बना है यही हमारा क्या कहलाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ठीक है, साइनोहाइड्रीन, ये दूसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों इस तरह से आज की जो वीडियो है ये हमारी क्या होती है, इस अभिक्रिया का कंप्लीट होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं जो अगले जो प्रश्न है, ठीक है, अगला जो प्रश्न है इन सभी का मैं वीडियो पहले से प्रोवाइड कर रखा हूँ। यहाँ पर देख रहे हो अमोनिया की औद्योगिक निर्माण विधि भी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये अथवा करके दिया गया है 6वें का ख में, तो यहाँ पर देख रहे हो ये नेमिंग अभिक्रिया है। नेमिंग अभिक्रिया की मैंने ये 1 शॉर्ट वीडियो बना रखा है, ठीक है, यानी एक ही साथ सारी की सारी वीडियो मैंने जितने भी नाम से अभिक्रियाएं सबको मैंने पढ़ा रखा है, तो उसका लिंक जरूर दे दूंगा मैं, आप जरूर से जरूर चेक करिएगा। यहाँ पर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखो नेमिंग अभिक्रिया, नाइट्रोकरण, सल्फोसन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, वुटज फिटिंग अभिक्रिया, ये सभी ये भी क्या है, नेमिंग अभिक्रिया है। तो इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं, वहीं से सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। कम से कम 30-35 जो नेमिंग अभिक्रिया सबको मैंने करा रखा है, तो उसका लिंक जरूर मैं दे दूंगा, आप चेक करिएगा, ठीक है। और इधर लास्ट में आ जाइए, यहाँ पर देखिए अथवा करके, यानी कि 7वें का ये ख है, तो 7वें ख में भी देखिए ये नेमिंग अभिक्रिया है, ठीक है, ये नेमिंग अभिक्रिया है। इन सभी नेमिंग अभिक्रियाओं का मैंने पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ कि 1 शॉट में मैंने वीडियो दिया है, कम से कम 20-25-30 अभिक्रियाएँ हैं जो नेमिंग अभिक्रिया है, ठीक है, उसका मैंने 1 शॉट में पूरी वीडियो करा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर चेक करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा जो क्वेश्चन है, यानी 2022 में जो रसायन विज्ञान का पेपर हो चुका है उसका आज का कंप्लीट सोल्यूशन होता है। तो इसी तरह से मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।